पहली खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत। आम आदमी पार्टी के लिए यह बेल कितनी बड़ी राहत है, आपको बताएंगे। दूसरी खबर, नीट के बाद यूजीसी नेट पर बवाल, सरकार को क्यों बोलना पड़ा, नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। तीसरी खबर, बिहार में 65% आरक्षण के नीतीश सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट का हंटर, नीतीश का अगला कदम अब क्या होने वाला है। चौथी खबर, समंदर में चीन की नई हिमाकत, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी और तलवार से हमला, क्या फिलीपींस के खिलाफ गलवान दोहराने की फिराक में था ड्रैगन। पांचवी खबर, किम पुतिन की कार वाली कूटनीति, पुतिन किम की दोस्ती वाली ये तस्वीर पश्चिम की कितनी परेशानी बढ़ा सकती है, ये आपको बताएंगे। लेकिन केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट जाएगी, ये सूत्र बता रहे हैं। कल दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है ईडी, ये जानकारी दे रहे हैं सूत्र। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से शाम को जमानत मिली है और अब खबर है कि ईडी इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल आरोपी हैं। ईडी ने अपने याचिका में केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते और दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी इस पर बनती है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के चंदे में जो पैसा मिला वो भी लॉन्ड्रिंग का पैसा था और उसका भी गोवा चुनाव में गलत इस्तेमाल किया गया, ये भी ईडी ने आरोप लगाया है। अब शराब घोटाले से जुड़ा ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसमें कई गिरफ्तारियां इससे पहले भी हुई और अब उनको जमानत मिल गई। ये बहुत बड़ी खबर है और मैं पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस खबर से खुश है, उत्साहित है। अरविंद केजरीवाल जी का पूरा परिवार इस निर्णय से बहुत खुश है और इस देश के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, उनको जमानत शुरू से कहा है एक न एक दिन सच्चाई की जीत होगी, बिल्कुल वही हुआ। सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साजिश रचने वाले सभी लोगों के मुंह कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा है। यह सच्चाई की जीत तो है ही, यह झूठे के मुंह पे काली भी पोतने के बराबर है। लिहाजा आप समझ लीजिए, आज ही तो कल सबको बाहर आना है, सबको बेल मिलनी है, सभी बाहर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे काली पुती है और सच्चाई की जीत है। यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पटाखे जलाकर यानी कि आतिशबाजी करके यहाँ पे खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, इस फैसले पर काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आज ये साबित हुआ जो अरविंद केजरीवाल डे 1 से कह रहे हैं। कार्यकर्ता है वो इस खुशी में अपने जोश और उमंग में भरे हुए हैं और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पर उनको काफी खुशी है। कैमरा पर्सन विजय के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, दिल्ली। तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ, जल्दी से आपको ये बताते हैं। देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई। राउज एवेन्यू कोर्ट से यह जमानत मिली है। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को यह जमानत दी है। कल शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे केजरीवाल। ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा कोर्ट से। कोर्ट ने 48 घंटे का ईडी का समय देने का आग्रह खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक्स पर लिखा, अदालत पर भरोसा है, केजरीवाल जी को जमानत, सत्य की जीत। सूत्र बताते हैं कि कल ईडी इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जा सकती है और राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकती है। तो केजरीवाल से जुड़ा यह पूरा मामला क्या था, किस केस में उन्हें जमानत मिली, अब यह समझिए। देखिए, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल आरोपी हैं। ईडी ने उन्हें आरोपी बनाकर 21 मार्च को पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार किया। 1 अप्रैल को केजरीवाल को तिहाड़ भेजा गया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए छूट मिली थी। 1 जून तक जेल से बाहर रहकर प्रचार की छूट मिली थी। चुनाव खत्म होते ही 2 जून को तिहाड़ में जाकर उन्होंने सरेंडर किया था। केजरीवाल को अब राउज एवेन्यू कोर्ट से रेगुलर बेल मिली है। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास सबूत नहीं है। तिहाड़ जेल में कुल 58 दिन रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और इस पर बात करने के लिए देखिए, हमारे संवाददाता पीयूष पांडे जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं।
पीयूष, क्योंकि केजरीवाल और हमारे साथ जितेंद्र भाटी भी, लेकिन संजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। उस मुहिम पर, उस गंदी साजिश पर न्यायपालिका का तमाचा पड़ा है। ये सत्य की विजय है। हम बार बार कहते हैं कि ये तथाकथित शराब घोटाला, इसका ना सिर है ना पांव है। ये झूठ की बुनियाद पर तैयार किया गया है। इसमें ना कोई तथ्य है ना प्रमाण है। ये झूठ की बुनियाद पर तैयार किया गया है। और आज जो फैसला आया है, इससे न्यायपालिका के प्रति लोगों के मन में आस्था और विश्वास और मजबूत होगा। आज जो फैसला आया है, इससे देश के लोगों में खुशी की लहर है, दिल्ली के लोगों में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस फैसले से उत्साहित है। अभी मैं केजरीवाल जी के परिवार से मिला, कह रहे हैं बहुत उत्साहित है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और ये सत्य की जीत है, संजय सिंह ये कहते हुए। और जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन कुमार कुंदन, जितेंद्र भाटी और पीयूष पांडे, तीन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, तो एक बड़ी यहां पर राहत आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन मैं कानूनी पक्ष आपसे जानना चाहूंगा, ये कितना बड़ा फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट का? बिल्कुल गौरव, देखिए बहुत अहम है कि उन्हें नियमित जमानत अदालत ने प्रदान कर दी है। चूंकि आप अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 को देखें तो उसमें सीधे तौर पर सेक्शन 45 के सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जब तक उचित आधार नहीं होगा ये स्पष्ट होने का कि जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है वो आरोप स्पष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जमानत प्रदान की जाएगी। तो यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रदान की थी तब सेक्शन 45 पर बहस नहीं हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि अगर हम सेक्शन 45 के तहत जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा केस ही कमजोर पड़ जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो जमानत दी है वो कितनी अहम है। मैं अब आम आदमी पार्टी के लिहाज से जीत आपसे समझना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी जीत है? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी इस जीत को इस तरीके से ले रही है कि अभी तक देखिए पीएमएलए का मामला, ऐसे पीएम मत मानिए कि अरविंद केजरीवाल जेल में है और वहाँ से उनको जमानत मिल गई, लेकिन क्योंकि मामला पीएमएलए का है और आमतौर पर माना जाता है कि पीएमएलए के मामले में निचली अदालत से ऐसे राहत नहीं मिलती है, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। क्योंकि संजय सिंह को राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से मिली, अरविंद केजरीवाल को मिली सुप्रीम कोर्ट से मिली, हालांकि मनीष सिसोदिया को नहीं मिली। तो इस पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से जुड़ के इस मामले को देखिए, बल्कि तमाम उन विपक्ष के जो नेता हैं जो कि इस वक्त जेल में बंद हैं, उन सबके लिए संजीवनी बूटी की तरह है, उनके लिए रास्ता खुला है। क्योंकि पीएमएलए का मामला है और जिस तरीके से लगातार 2 साल से एजेंसी कैरी घोटाला हुआ, अलग अलग आंकड़े दिए गए, लेकिन 1 रुपए की भी बरामदगी नहीं हुई। आज भी जो इस मामले में सुनवाई हो रही तो ईडी की तरफ से जो एसजी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि उनके पास पक्के सबूत है, ईडी हवा में नहीं बोल रही है, लेकिन कोर्ट ने तमाम दलीलों को ठुकरा दिया। अब ईडी जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेगी। हालांकि आज भी आग्रह किया गया था कोर्ट से कि आप 48 अब यही सवाल मेरा कुमार कुंदन से। कुमार, अभी देखिए ईडी कह रही है कि 48 घंटे का वक्त हमें दीजिए, नहीं दिया कोर्ट ने, लेकिन फिर से वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। ईडी ने ऐसे कई गिरफ्तारियां की हैं, क्या यह मामला उन सभी गिरफ्तारियों में नजीर बन सकता है और ईडी के लिए कितना बड़ा झटका माने इसको? देखिए, ईडी के लिए तो बड़ा झटका है, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से उनका दावा था कि सभी तार को हमने जोड़ के अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में एक तरीके से आरोपी बनाया है। ऐसे में जिस तरीके से वेकेशन बेंच ने इतना बड़ा फैसला वो भी एक ऐसे मामले में दिया है जिसके मामले में माना जाता है कि लोअर कोर्ट से तो बेल मिलती ही नहीं है, लेकिन अगर लोअर कोर्ट से बेल मिल रही है तो निश्चित रूप से ईडी के लिए बड़ा झटका है। शायद यही वजह है कि ईडी जाने की तैयारी कर रही है हाईकोर्ट और वहां से अपनी गुहार लगाएगी। लेकिन हार जीत की अलग बात है, आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, खास करके तब गौरव जब आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उनके मुखिया और संयोजक जेल से रिहा होने वाले हैं। तो एक तरीके से देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत, ईडी के लिए बड़ी हार, लेकिन इन सब के बीच हमारी नजर हाईकोर्ट पे होनी चाहिए। हाईकोर्ट इस पूरे मामले को किस तरीके से देखता है ये देखना दिलचस्प बिल्कुल सही कह रहे हैं कुमार, बहुत शुक्रिया आपका। जीत आपका बहुत शुक्रिया, पीयूष आपका बहुत शुक्रिया। आप सबकी नजरें दिल्ली हाईकोर्ट पर होगी जहां ईडी जा रही है इस जमानत का विरोध करने। लेकिन अब रुख आज की दूसरी बड़ी खबर का करते हैं। नीट पेपर लीक में TV9 भारतवर्ष के उस खुलासे की बात करते हैं जिस पर बिहार से दिल्ली तक हलचल है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता रुपेश कुमार ने जो खुलासे किए हैं उसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। आप सोच भी नहीं सकते कि देश में छात्रों के भविष्य से कैसे खिलवाड़ हो रहा है।
अंदाजा इससे लगाइए कि नीट विवाद के बीच यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन क्यों, यह हम आपको दिखाएंगे। पहले बता दें कि नीट और नेट, यूजीसी नेट दोनों एग्जाम से 33 लाख छात्रों का भविष्य जुड़ा है। इसलिए टीवी9 भारतवर्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि नेट रद्द तो नीट क्यों नहीं। टीवी9 संवाददाता रुपेश कुमार ने बिहार में नीट पेपर लीक की सारी परतें खोलकर रख दी हैं। पहले आपको दिखाते हैं रुपेश कुमार ने कौन से खुलासे किए और उन खुलासों का बिग इंपैक्ट क्या हुआ। आइए बिग वॉल पर चलते हैं इसके लिए। अब हम आपको टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता रुपेश कुमार का ये जो खुलासा है वो दिखाएंगे और इन खुलासों का असर एक एक करके बताएंगे। कैसे, आप समझिए। खुलासा नंबर 1 क्या है? सॉल्वर गैंग के सरगना सिकंदर यादवेंदु पर उन्होंने एक बड़ा पर्दाफाश किया। असर यह हुआ कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने इस पर जांच शुरू कर दी। दूसरा खुलासा क्या है, देखिए। दूसरा खुलासा है रुपेश कुमार ने सरकारी गेस्ट हाउस में छात्रों को ठहराने का राज खोला और फिर उसके बाद असर यह हुआ कि बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। रुपेश कुमार ने गेस्ट हाउस रजिस्टर से सॉल्वर गैंग के ठहरने के सबूत आपके सामने लाकर रख दिए टीवी9 पर और इंपैक्ट यह हुआ कि सरकारी गेस्ट हाउस के 3 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। टीवी9 के संवाददाता ने सरकारी गेस्ट हाउस रजिस्टर में मंत्री की भूमिका का खुलासा किया और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मंत्री जी का राज खोल दिया। बड़ा जो भेद था वो सामने उन्होंने लाकर रख दिया। टीवी9 ने पेपर लीक की बात कबूलते आरोपियों के कबूलनामे उजागर किए। असर दिल्ली तक हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी। रुपेश कुमार ने नीट पेपर लीक में 40 लाख के सौदे का सच सामने लाकर रख दिया, बेनकाब कर दिया और असर यह हुआ कि एनटीए के डीजी को शिक्षा मंत्रालय ने तलब किया। रुपेश कुमार के खुलासों पर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है जो इस पूरे खेल को सामने रखती है। देखिए। टीवी9 भारतवर्ष के सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे की। कमरा नंबर N10, गेस्ट हाउस का रजिस्टर, एक मंत्री और लेटर नंबर 440। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश कुमार ने 18 जून को पटना के सरकारी गेस्ट हाउस जाकर नीट पेपर लीक के तथ्यों की पड़ताल की थी। फिक्र आपकी में यह खुलासा पूरे देश ने देखा था। टीवी9 संवाददाता को यहां 2 रजिस्टर मिले थे जिनमें पेपर लीक के आरोपी छात्र अनुराग यादव की एंट्री का सबूत था। सॉल्वर गैंग की पूरी करतूत का काला चिट्ठा दर्ज था। टीवी9 संवाददाता रुपेश कुमार ने गेस्ट हाउस में एंट्री रजिस्टर्स की भी पड़ताल की थी। उन्हें यहां एक पक्का और एक कच्चा रजिस्टर मिला था। पक्के रजिस्टर से लेकर कच्चे रजिस्टर तक नीट पेपर लीक में हुए खेल का पूरा ब्यौरा दर्ज था। रुपेश कुमार ने रजिस्टर की जांच में एक मंत्री, कमरा नंबर N10 और लेटर नंबर 440 का जिक्र किया था। और यहाँ देखिए, ये 4 मई यानी कि 4 और 5 मई के दरमियानी रात यहाँ कौन कौन रुका था इस गेस्ट हाउस में, ये है अनुराग यादव। ये अनुराग यादव का ये मोबाइल नंबर है। रुपेश कुमार के इस खुलासे के बाद बिहार की आर्थिक अपराध इकाई EOU हरकत में आई। अगले ही दिन उसने गेस्ट हाउस जाकर जांच शुरू की और सारे कागजात जब्त कर लिए। जो यहाँ पर कागजात कल बरामद हुए थे, मिले थे, चाहे वो रजिस्टर हो या फिर बाकी तमाम चीज़ें हो, एंट्री रजिस्टर से लेकर के बाकी चीज़ें, वो सब कुछ यहाँ से गायब कर दी गई हैं। सब कुछ हटा दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर कुछ गैर जरूरी जो चीज़ें हैं सिर्फ वही रह गई हैं। टीवी9 संवाददाता रुपेश कुमार ने बैक टू बैक जो खुलासे किए उनका बिग इंपैक्ट हुआ। सबसे पहले PWD विभाग के 3 कर्मचारी निलंबित कर दिए गए क्योंकि सरकारी गेस्ट हाउस की देखरेख PWD करता है। प्रदीप कुमार, धर्मेंद्र कुमार और उमेश को सस्पेंड किया गया। इनके खिलाफ गेस्ट हाउस बुकिंग को लेकर एक्शन लिया गया। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कैमरे पर आना पड़ा। रुपेश कुमार, टीवी9 भारतवर्ष, पटना। तो टीवी9 के खुलासे पर पटना से दिल्ली तक हलचल है। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट और यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। बिग वॉल पर चलते हैं। नेट परीक्षा लीक होने की मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, यह कहा धर्मेंद्र प्रधान ने। नेट परीक्षा के पेपर डार्क वेब पर लीक हुए थे, हम ध्यान रखेंगे कि किसी के साथ अन्याय ना हो, यह कहा उन्होंने। जीरो एरर एग्जाम के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
सरकार जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना रही है। छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। बिहार में कुछ सीमित इलाकों में गड़बड़ी की जानकारी उन्होंने कहा हमें है। बिहार पुलिस से पूरी जानकारी मिलने के बाद एक्शन होगा। इसकी जिम्मेदारी तो मैं लेता ही हूं। देखो, मेरे पास उस जिम्मेदारी से मैं हटने की कोई नैतिक जिम्मेदारी में लेता। देश के भविष्य को सुरक्षित करना पड़ेगा, गुणवत्ता को मेंटेन करना पड़ेगा, पारदर्शिता को मेंटेन करना पड़ेगा, लाखों गरीब विद्यार्थियों की मेहनत को सम्मान करना पड़ेगा। और इससे पहले टीवी9 के संवाददाता रुपेश कुमार के खुलासे के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मीडिया के सामने आए। डिप्टी सीएम ने मीडिया के सामने कुछ दस्तावेज दिखाए। डिप्टी सीएम को बाकायदा कुछ सबूत कैमरे पर दिखाने पड़े। सबूतों के आधार पर उन्होंने जो दावा किया उसने सबको चौंका दिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दावा किया कि तेजस्वी के पीएस ने सॉल्वर गैंग के सरगना सिकंदर यादवेंदु के लिए गेस्ट हाउस में बुकिंग करवाई थी। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम सिंह ने गेस्ट हाउस कर्मचारी को फोन कर कमरा बुक कराया था। विजय सिन्हा ने कॉल डिटेल भी कैमरे पर दिखाई। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस कर्मचारी प्रदीप कुमार को पहली बार 1 मई को कॉल किया, दूसरी बार 4 मई को 3 बार कॉल किया। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा गेस्ट हाउस कर्मचारी प्रदीप कुमार को भी साथ लाए थे। प्रदीप कुमार ने भी कैमरे के सामने अपनी बात रखी। आपको किसने फोन किया था? प्रीतम जी ने फोन किया था। प्रीतम जी कौन है? प्रीतम जी आप सचिव रहे हैं तेजस्वी जी के। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। गेस्ट हाउस के रजिस्टर में एक मंत्री का जिक्र था। इस पर विजय सिन्हा ने दावा किया चूंकि तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे इसलिए रजिस्टर में मंत्री जी लिखवाया गया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। इस खुलासे की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। टीवी9 संवाददाता कुमार कुंदन के सवाल पर शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने कहा है कि बिहार से जानकारी मिलने पर कार्रवाई करेंगे। जैसे कि नेट में आपको पता चला और साइबर सेल से इनपुट भी आया, क्या नीट को लेकर भी कोई MHA के साइबर सेल ने आप लोगों को कुछ इनपुट दिया है क्या? Now the another issue is regarding alleged leak in the Bihar, that Bihar Economic Offence Wing is already doing the investigation, and there are many investigating agencies in the country. Many police agencies are there, many CIDs are there, Premier National Investigating Agency है. So when Bihar is doing investigation, we are relying on their input and we have sought detailed input. काफी उन्होंने information मांगी है, NT ने share किया है. Ministry has also sought detailed information from them. Once we receive the detailed input from Bihar police, we will take action and that action will be completely commensurate to the input which they provide. टीवी9 के खुलासे से जांच एजेंसियां और विभाग हरकत में आए हैं। उम्मीद है जांच पूरी होने के बाद नीट के छात्रों को न्याय मिलेगा। पटना से रुपेश कुमार के साथ कुमार कुंदन, टीवी9 भारतवर्ष। तो टीवी9 के खुलासे के बाद आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारे पास पटना से जानकारी आ रही है, कुछ सीमित क्षेत्र में गड़बड़ी हुई है, पूरी जानकारी मिलने के बाद आगे कोई कार्रवाई करेंगे। परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपकी सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही
वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नीट एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कराता है। एनटीए ही यूजीसी नेट की परीक्षा भी कराता है। एनटीए मानने को तैयार नहीं कि नीट का पेपर लीक हुआ। दूसरी तरफ 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को 19 जून की देर रात रद्द कर दिया गया। एनटीए के खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़का हुआ है। वो इसे नेशनल ट्रैश एजेंसी, नो ट्रस्ट एजेंसी बता रहे हैं। नेट पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस बीच सीपीआई-एम के वेरीफाइड एक्स हैंडल से नेट पेपर को लेकर एक पोस्ट की गई। इस पोस्ट में सीपीआई-एम ने नेट में पूछे जाने वाले 4 सवाल दिखाए और आरएसएस को लेकर एक दावा किया। पहले आप ये 4 प्रश्न देखिए। पुनः निर्मित राम मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को की गई थी? ए 20 जनवरी, बी 21 जनवरी, सी 22 जनवरी, डी 23 जनवरी। ये 4 ऑप्शन दिए गए। दूसरा प्रश्न था, हिंदू दर्शन की प्रस्थान त्रयी में शामिल है? ए उपनिषद, बी अष्टाध्याय, सी भगवत गीता, डी यजुर्वेद, ई ब्रह्मसूत्र। तीसरा प्रश्न था, महाभारत के निम्नलिखित में से किस योद्धा का सिर कलम किया गया और उसे कुरुक्षेत्र युद्ध देखने के लिए जिंदा रखा गया था? ए घटोत्कच, बी बर्बरी, सी नागार्जुन और डी शिशुपाल। ये 4 विकल्प उसमें दिए गए। एक और सवाल था, रामचरितमानस के किस कांड में हनुमान प्रकट होते हैं? ए सुंदर कांड, बी किष्किंधा कांड, सी लंका कांड और डी उत्तर कांड। इन सवालों के जरिए लेफ्ट आरोप लगा रहा है कि परीक्षा में आरएसएस की विचारधारा वाले सवाल पूछे गए। लेकिन नेट परीक्षा में गड़बड़ी का पता कैसे चला, ये रिपोर्ट देखिए। 18 जून को 9 लाख परीक्षार्थियों ने यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स डिवीजन को कई शिकायतें मिली। इसके बाद एजेंसी ने जांच शुरू की। जांच में ये सामने आया है कि शिक्षण संस्थानों के ऑनलाइन चैट फोरम पर यूजीसी नेट के प्रश्न पत्र और सॉल्व पेपर की प्रतियां मौजूद हैं और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। गड़बड़ियों के बारे में गृह मंत्रालय को सूचित किया गया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने जानकारी शिक्षा मंत्रालय से साझा की। सारे पहलुओं को देखने के बाद देर रात परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। There is a chances that examination has been compromised. To taking a very prompt action and with an aim to ensure student interest, the ministry has decided to cancel the examination. और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है। अब यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। जल्द ही परीक्षा की नई तारीख का ऐलान होगा। अब उस एनटीए की कुंडली सामने रखते हैं जिसने नीट और नेट के एग्जाम कराए। पूरा नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। स्थापना भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2017 में हुई। एजेंसी का काम उच्च शिक्षा और सरकारी संस्थानों में प्रवेश की परीक्षाओं का आयोजन। महानिदेशक यानी डीजी सुबोध कुमार सिंह छत्तीसगढ़ कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी। एनटीए देश में कई बड़े एग्जाम करवाता है। इनमें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट, जिसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट और इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंट्रेंस टेस्ट, ये भी एनटीए ही करवाता है। इसके अलावा CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस एग्जाम और इसके अलावा कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन टेस्ट यानी CMAT, ये भी यही करवाते हैं। इसके अलावा अब देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम NIFT जिसको कहते हैं, ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट यानी JIPMAT, ये भी एनटीए ही करवाता है। तो ये तमाम एग्जाम है जो एनटीए करवाता है और जो हाल में जो 2 एग्जाम हुए नीट और नेट के, इन दोनों को लेकर एनटीए की भूमिका पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।
अब सवाल यह है कि क्या मीडिएटर होने से पेपर लीक के मामले बढ़े हैं? क्यों? क्योंकि पेपर एनटीए बनाता है, अन्य आउटसोर्स से परीक्षा का आयोजन। एनटीए अधिकतर काम टेंडर व्यवस्था पर करता है। परीक्षा करवाने के लिए कंपनियों से अनुबंध किया जाता है। एनटीए द्वारा चुनी गई कंपनी परीक्षा केंद्र का पूरा काम देखती है। परीक्षा में मौजूद पूरा स्टाफ भी आउटसोर्स के जरिए आता है। केंद्र सरकार ने एनटीए के कामकाज की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इसकी सिफारिश के बाद एजेंसी में बदलाव करने की बात कही है। सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो नीट और एनटीए के बाद बात पटना हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसने नीतीश कुमार को सियासी झटका दिया। पिछले साल राज्य सरकार ने बिहार में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी थी। इस पर अदालत ने क्या फैसला दिया, पहले आपको यह बताते हैं। हाईकोर्ट ने आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के कानून को रद्द कर दिया। कोर्ट ने 65% आरक्षण देने वाले कानून को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने बिहार सरकार के इस कानून को अल्ट्रा वायर्स यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। हाईकोर्ट ने किस आधार पर आरक्षण सीमा बढ़ाने वाला कानून खारिज किया है, अपने फैसले में और क्या कहा है, पहले इस रिपोर्ट में देखिए। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को आज खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EBC को 50% से बढ़ाकर 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। पिछले साल बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी कि सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री के ऐलान के तुरंत बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। 2.5 घंटे के अंदर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी थी। इसके बाद इसे 9 नवंबर 2023 को पारित भी कर दिया गया था। सरकार के 65% वाले आरक्षण में अनुसूचित जातियों को 20%, अनुसूचित जातियों को 2%, अत्यंत पिछड़े वर्ग को 25% और पिछड़े वर्ग को 18% आरक्षण मिलना तय हुआ था। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णों को मिलने वाले 10% आरक्षण को जोड़ दें तो आरक्षण 75% तक पहुंच गया था। जब बिहार सरकार ने इस कानून को पारित किया था तो बिहार देश में सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला राज्य बन गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, लिहाजा पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार के कानून को चुनौती दी गई। सुनवाई में बिहार सरकार ने दलील दी कि राज्य में इन वर्गों का बराबर संख्या में प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए आरक्षण दिया गया। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, सरकार ने कानून बनाने से पहले गहन अध्ययन नहीं किया। सरकार ने आरक्षण के लिए जनसंख्या को आधार बनाया, न कि नौकरी और शिक्षण संस्थानों में उनकी सहभागिता को। हाईकोर्ट ने इसे संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना और इसे समानता के अधिकार का हनन बताया। तो याचिकाकर्ता ने कोर्ट में वो कौन से तर्क दिए थे जिनके आधार पर पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया, अब ये जानिए। बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16(1) रोजगार और नियुक्ति में समानता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 15(1) किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में किस तरह राजनीति शुरू हो गई और जानकार क्या बताते हैं, अब इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, हर चीज़ का एक दायरा होता है और जिस तरीके से बिहार सरकार में बैठे हुए नेताओं ने अपने फायदे के लिए जातीय उन्माद को बढ़ाने के लिए, धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के लिए जातीय जनगणना इन्होंने कराया और उसी अनुसार पे वो फर्जी जो आंकड़ा था उसके आधार पे इन्होंने सभी को आरक्षण दिया। 75% तक इन्होंने किया, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। बिहार में पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का
आदिवासियों का आरक्षण बढ़ना चाहिए और बिहार में सबको आरक्षण। इसलिए बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। करने वाला भी भाजपा वाले ही लोग हैं, वो रुकवाने वाले भी भाजपा वाले ही लोग हैं। और ये तो मार्च में इसकी बहस पूरी हो गई थी, ये तो चुनाव के बाद बस आज जो है ये खबर आई है कि भाई जो है इसको जो है बैकडाउन कर दिया गया है, तो इससे हम लोग आहत हुए हैं। का जो फैसला आया है मैं समझता हूँ आरक्षण को लेकर उस पर जो रोक लगी है इसे मैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फैसले फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। तो देश में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 50% की सीमा तय की गई है, लेकिन तमिलनाडु की आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया है, इसलिए उसकी न्यायिक समीक्षा थोड़ी मुश्किल है। बिहार में आरक्षण सीमा बढ़ी जरूर, लेकिन उसे 9वीं अनुसूची में डाला नहीं गया था। जानकार बताते हैं कि आरक्षण सीमा बढ़ाकर सरकार ने सियासी फायदा लेने की कोशिश की थी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है। अब बिहार सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प बचा हुआ है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी की करते हैं। साउथ चाइना सी में चीनी तटरक्षक बलों ने फिलीपींस की नौसेना पर धारदार हथियारों से हमला किया। फिलीपींस नेवी के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प की। आपको सबसे पहले चीनी हमले का वो 50 सेकंड का वीडियो दिखाते हैं और इसके बाद ये पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। समंदर में चीन के कई सैनिक फिलीपींस के सैनिकों से उलझ गए। उन्होंने फिलीपींस नेवी के जवानों को धमकाने की कोशिश की, इलाका छोड़कर जाने की धमकी दी। चीनी सैनिकों के हाथों में धारदार हथियार दिखे। इन हथियारों से फिलीपींस के सैनिकों पर हमले भी किए गए। फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस ने यह वीडियो जारी किया। फिलीपींस की सेना ने चीन के सैनिकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि चीन के तटरक्षक बलों ने उनके जवानों पर चाकू, तलवार, भाला, कुल्हाड़ी और डंडे से हमला किया। चीनी सैनिकों ने फिलीपींस के हथियार और खाने पीने के सामान लूटे। फिलीपींस के सैनिकों ने चीन के सैनिकों का मुकाबला हाथों से किया। इस दौरान कुछ जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए। फिलीपींस की सेना ने बाद में उन घायल जवानों का अस्पताल से वीडियो भी जारी किया। चीन के फिलीपींस पर जो गंभीर आरोप हैं वो वीडियो से भी साबित होते हैं। चीनी तटरक्षक बल के जवानों ने फिलीपींस की नौसेना के जवानों पर चाकू से हमला किया। तलवार से हमला किया, कुल्हाड़ी से हमला किया, डंडे से हमला किया। दक्षिण चीन सागर के इस इलाके को छोड़ देने की लगातार धमकी देते रहे। वीडियो देखेंगे तो पाएंगे कि कई जगह चीन के सैनिकों ने निहत्थे फिलीपींस के सैनिकों पर जानलेवा हमले के साथ साथ उनसे लूटपाट भी की। हथियारों से भरे बैग और खाने पीने के सामान छीन लिए। कायर चीन ने फिलीपींस की 2 मोटर बोट को अपनी 8 मोटर बोट से घेरा हुआ था। वो सायरन बजाते हुए यहां पहुंचे थे। फिलीपींस की 2 नौकाओं को बार बार टक्कर मारकर उस पर चढ़ने की कोशिश की। एक बोट पर चाकू से हमला करके उसे नष्ट कर दिया। इस हिंसक झड़प में फिलीपींस के एक सैनिक का अंगूठा कट गया। झड़प के दौरान ही फिलीपींस के कुछ सैनिक उस जवान को फर्स्ट एड वगैरह देते दिखे। फिलीपींस की सेना ने बाद में उस घायल जवान का एक वीडियो अस्पताल से भी जारी किया। फिलीपींस के जनरल रोमियो ब्राउनर ने चीन पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के सैनिकों के खिलाफ चीन ने पहली बार इस तरह के धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया। फिलीपींस नेवी के जरूरी उपकरण 8 M4 राइफल जब्त कर ली। फिलीपींस के बोट जब्त कर लिए। फिलीपींस की सेना ने चीन से अपने लूटे गए हथियार और दूसरे जरूरी सामान वापस मांगे हैं। चीन ने फिलीपींस की इस मांग पर बाद में हेकड़ी दिखाई। फिलीपींस के आरोपों को सिरे से नकार दिया। कहा कि फिलीपींस के सैनिकों ने चीनी तटरक्षक बलों की चेतावनी की अवहेलना की और दक्षिण चीन सागर में उसके जल क्षेत्र का अतिक्रमण किया। तो विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच ये हिंसक झड़प 17 जून को हुई थी।
उस दिन फिलीपींस नेवी के जवान 2 बोट में सवार होकर द्वितीय थॉमस सोल द्वीप पर बनी अपनी चौकी पर तैनात सैनिकों को हथियार और खाद्य सामग्री की आपूर्ति पहुंचाने गए थे। आरोप है कि चीनी सैनिकों ने उन पर उसी वक्त पूरी तैयारी के साथ हमला कर दिया। फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस ने चीन के इस हमले की तुलना समुद्री डाकुओं से की, लेकिन इस हिंसक झड़प से पहले क्या हुआ था, एक वीडियो इसका भी सामने आया है जो बताता है कि चीन अब विवादित दक्षिण चीन सागर को लेकर आक्रामक हो चुका है और अपने बनाए नए कानून के तहत कार्रवाई कर रहा है। विवादित दक्षिण चीन सागर के द्वितीय थॉमस सोल क्षेत्र में फिलीपींस के सैनिकों पर चीनी हमले से ठीक पहले का ये वीडियो भी खूब वायरल है। हमले से पहले चीनी कोस्ट गार्ड के कई जहाजों ने द्वीप पर आपूर्ति पहुंचाने जा रहे फिलीपींस नेवी की बोट का दूर तक पीछा किया था। यहां भी दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव की स्थिति बनी थी। उस समय चीनी कोस्ट गार्ड ने कहा था कि फिलीपींस के जहाज ने सेकंड थॉमस शोल के करीब से एंट्री ली थी, जो चीन का जल क्षेत्र है। फिलीपींस ने चीन के इस आरोप का वही खंडन किया था, लेकिन बाद में इन्हीं चीनी तटरक्षक बलों ने किनारे पर पहुंचते ही फिलीपींस की बोट पर हमला कर दिया। असल में चीन और फिलीपींस के बीच द्वितीय थॉमस शोल दशकों से विवाद की बड़ी वजह है। यहां पिछले साल भी दोनों देशों की सेना के बीच इसी तरह का टकराव देखने को मिला था। आज की बात करें तो चीनी सेना के जहाज आज भी फिलीपींस के करीब देखे गए, और जहां तक बात साउथ चाइना सी के इस हिस्से में चीन की आक्रामकता की है, तो यहां दबदबा कायम करने के लिए चीन ने हाल ही में नया मैरीटाइम कानून बनाया है, जिसके तहत दक्षिण चीन सागर में घुसपैठ के गंभीर मामलों में चीन आरोपी को 60 दिन तक बिना ट्रायल के हिरासत में रख सकता है। चीन के इस नए कानून पर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने तुरंत आपत्ति जताई थी और इसे चिंताजनक करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाने की चेतावनी दी थी। और अब हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच दक्षिण चीन सागर में यह हिंसक झड़प कहां हुई। आइए जरा मैप पर चलते हैं। देखिए, दक्षिण चीन सागर में सेकंड थॉमस सोल स्पार्टले आइलैंड में पड़ता है। ये जलमग्न चट्टानों वाला इलाका है। मैं आपको पहले मैप समझाता हूं। ये देखिए, फिलीपींस ये स्पैटली आइलैंड है और सेकंड थॉमस शोल जिसको हम कह रहे हैं, यहां पर आप समझिए फिलीपींस के तट से सेकंड थॉमस जो शोल है उसकी दूरी ये करीब जो यहां पर आप देख रहे हैं 200 नॉटिकल माइल यानी 370 किलोमीटर से भी कम है। फिलीपींस का दावा है कि ये जो समुद्री इलाका है उसके अंतरराष्ट्रीय, ये जो इलाका जो देख रहे हैं उसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में पड़ता है। अब फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर के लावारिस पड़े इस क्षेत्र पर 1999 में अपना दावा जताया था। जो ये आप देख रहे हैं, ये जो जिसको हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये उसका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसको वो कह रहा है वो उसमें पड़ता है। लेकिन फिलीपींस ने 1999 में ही यहाँ पहली बार अपना एक आउटपोस्ट यानी नौसेना की चौकी बनाई थी। इस चौकी पर 17 जून को फिलीपींस की नेवी खाने पीने के सामानों की, हथियारों की आपूर्ति करने यहाँ पर फिलीपींस की राजधानी मनीला आप देख रहे हैं, यहीं से आए थे इस आइलैंड पर सप्लाई देने। और चीन पूरे साउथ चाइना सी को क्योंकि अपना इलाका बताता है, इसलिए उसकी कोस्ट गार्ड ने यहां फिलीपींस के सैनिकों पर हमला कर दिया। इसी इलाके में यह पूरा हमला हुआ और फिर साउथ चाइना सी पर चीन के अलावा फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे साउथ एशिया के कई देश भी दावा जताते हैं। असल में इसकी वजह यह है यहाँ का बिजनेस रूट। साउथ चाइना सी के रास्ते दुनिया का 21% व्यापार होता है और भारत की बात करें तो साउथ चाइना सी और मलाक्का स्ट्रेट से भारत का 55% व्यापार होता है। मलाक्का स्ट्रेट की बात फिर कभी करेंगे। वैसे चीन के इस नए हमले की तुलना गलवान से की जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि चीन के सैनिक यहां फिलीपींस के सैनिकों पर हावी दिखे, जबकि 4 साल पहले पूर्वी लद्दाख में वो भारतीय सैनिकों के हाथों से पिट कर लौटे थे। दक्षिण चीन सागर से अब आपको लेकर चलते हैं मध्य पूर्व। यहां इजरायल और हिजबुल्लाह में तनाव युद्ध शुरू होने की सीमा को पार कर चुका है। एक दिन पहले हमने इसी शो में बताया था कि इजरायल ने लेबनान पर हमले का ऐलान किया है। आज हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की ओर से बयान आया कि इजरायल ने लेबनान पर अटैक किया तो हिजबुल्लाह जमीन, आसमान और समंदर से पलटवार करके इजरायल का कोना कोना दहला देगा। बीते 2 दिन से इजरायल के लड़ाकू विमान दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। ताजा हमले में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो और सैन्य मुख्यालय तबाह किया।
इजराइल की वायुसेना ने एता अल शाब इलाके में बम बरसाए, हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर सेंटर नष्ट किया, हमले में कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया। जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल को दहलाने की कोशिश की। किरियत शोमाना के रिहायशी इलाकों में कत्यूशा रॉकेट दागे। इस दौरान इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम हर हमले को नाकाम करता रहा। वैसे हमास की तरफ से इस फ्रंट की भी खास बात यह है कि हिजबुल्लाह इजरायली हमलों के आगे टूट नहीं रहा है, वो हर हमले का माकूल जवाब दे रहा है। इससे इजराइल की सेना विचलित है। इसी के बाद इजरायली फोर्स के प्रवक्ता ने हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की बात कही। साथ ही लेबनान के लोगों को हिजबुल्लाह के प्रति आगाह किया, कहा कि हिजबुल्लाह उनका इस्तेमाल कर रहा है, उनकी आड़ लेकर बचने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल को करारा जवाब दिया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने इजराइल को खुली धमकी दी। कहा कि हिजबुल्लाह को इजराइल के कोने कोने के बारे में जानकारी है, हर हिस्सा हर प्रतिष्ठान हिजबुल्लाह के टारगेट पर है। इजराइल ने फुल स्केल वॉर छेड़ी तो जवाब में पूरा इजराइल हिजबुल्लाह के ड्रोन, मिसाइलों और रॉकेट की जद में होगा। नसरल्लाह ने ये बातें हिजबुल्लाह कमांडर तालेब की मौत पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। ये भी कहा कि हिजबुल्लाह सीधी जंग नहीं चाहता है, वो सिर्फ गाजा में इजरायली कार्रवाई का विरोध कर रहा है और हमास का समर्थन करता है। लेकिन नसरल्लाह की इस धमकी को इजराइल हल्के में नहीं ले रहा है। असल में एक दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने ड्रोन कैमरे से इजराइल के हाइफा पोर्ट को कभी भी टारगेट पर ले लेने का दावा किया था। एयर डिफेंस मिसाइल स्टोर, आयरन डोम, फाइटर जेट तक को तबाह कर देने की धमकी दी थी। यह कदम तब उठाया था जब इससे ठीक पहले इजराइल ने लेबनान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया था। उधर मध्य पूर्व में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग की आग बराबर लगी है। जी हां, वही यूक्रेन से रूस युद्ध अब और भीषण लड़ सकता है, क्योंकि रूस को अब उत्तर कोरिया का खुला सैन्य समर्थन मिल चुका है। कल हमने इस पर डिटेल खबर दी थी। आज किम पुतिन की कार वाली कूटनीति दिखाते हैं, जिससे पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है। क्या पुतिन का नॉर्थ कोरिया दौरा वर्ल्ड वॉर की तैयारी है? एक रिपोर्ट में तो यही माना जा रहा है। हालांकि ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन प्योंगयांग में पुतिन और किम की केमिस्ट्री अमेरिका और पश्चिमी देशों को शूल की तरह चुभ रही होंगी। पहली तस्वीर देखिए, पुतिन ने कैसे किम जोंग उन को और उस कार से सैर कराई। ये वही लग्जरी रशियन कार है जो पुतिन ने उन्हें गिफ्ट की है। किम के लिए पुतिन खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे। पुतिन गाड़ी चलाते हुए खुद उन्हें लेकर पार्क तक गए। पार्क पहुंचने पर दोनों गाड़ी से उतरे और फिर कुछ देर तक टहलते हुए बातचीत करते रहे। दूसरी तस्वीर तब की है जब दोनों एक साथ मीडिया से मुखातिब थे। पहले किम खड़े हुए, फिर उनके बगल में बैठे पुतिन खड़े हुए। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन ने एक दूसरे के साथ टोस्ट किया। दोनों के ऐसा करते ही हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। यह तस्वीर तब की है जब उत्तर कोरिया की यात्रा पूरी होने के बाद पुतिन का काफला एयरपोर्ट पहुंचा। किम वहां पहले से मौजूद थे। उनकी विदाई के लिए बैंड बाजे का पूरा इंतजाम था। रेड कारपेट बिछाई गई थी।